नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हरियाणा के नूंह जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है, लेकिन जिस तरह हिंसा के बाद कर्फ्यू के बीच पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की, उसे लेकर सवाल बने हुए हैं। नूंह और गुरुग्राम में हिंसा के बाद 350 से ज्यादा झुग्गियों और कच्चे मकानों और करीब 50 अन्य इमारतों को 4 दिन के अंदर गिरा दिया गया। इनमें एक 3 मंजिला होटल भी शामिल रहा। यह कार्रवाई अब रुकी और तब रुकी जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया, संज्ञान लेकर के दखल दिया। हाईकोर्ट ने सोमवार को समाचार माध्यमों की खबरों के आधार पर इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए काफी सख्ती दिखाई और हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि गुरुग्राम और नूंह में हुए कुछ दंगों के बाद हरियाणा सरकार ताकत का इस्तेमाल कर कुछ इमारतों को गिरा रही है। ऐसा लगता है कि विध्वंस के आदेश और नोटिस दिए बिना और तय कानूनी प्रक्रिया पर अमल किए बिना ही कानून व्यवस्था के बहाने इमारतों को गिराया जा रहा है। यह मुद्दा भी उठता है कि क्या किसी विशेष समुदाय की इमारतों को कानून व्यवस्था की समस्या के नाम पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत जरूरी शब्द, यह मुद्दा भी उठता है कि क्या किसी विशेष समुदाय की इमारतों को कानून व्यवस्था की समस्या के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और एथनिक क्लेंजिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एथनिक क्लेंजिंग का शाब्दिक अर्थ है नस्लीय सफाया। तो आप सोच सकते हैं कि हाईकोर्ट की टिप्पणी कितनी गंभीर है। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर तोड़फोड़ की ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है और अगर कानून की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह हलफनामा देने को भी कहा कि बीते 2 हफ्ते में नूंह और गुरुग्राम में कितनी इमारतों को गिराया गया है और क्या उससे पहले उन्हें कोई नोटिस भी दिया गया या ऐसे ही गिरा दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा के गृह मंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें खबरों के मुताबिक कहा गया कि बुलडोजर इलाज का हिस्सा है, क्योंकि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इतिहासकार और लेखक लॉर्ड एक्टन की एक कोटेशन का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 अगस्त को हुई। अब सवाल उठता है कि सड़क के इस न्याय पर इसका जो फैसला किसी जज की कलम से होना चाहिए या फिर इस तरह बुलडोजर कर दे सकता है या बुलडोजर में बैठा ड्राइवर करना चाहिए। हिंसा हुई, बहुत ही खराब हुई। जिस तरीके से टारगेटेड वायलेंस हुआ गलत था। लोगों के हाथ में पत्थर क्यों थे, ये सारे सवाल हम उठा चुके हैं। असलहे कैसे आए, इसकी इंटेलिजेंस कहां थी, वो कौन लोग थे, गिरफ्तार कीजिए। कानून जो कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। लेकिन जज के पेन की निब से फैसला, बुलडोजर में बैठा हुआ ड्राइवर ये फैसला ना कर दे, किसी का घर हमेशा के लिए चला गया, भले ही बाद में पता लगे कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, इसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। सड़क पर हाथों हाथ न्याय कर देने का यह सरकारी सिलसिला नया नहीं है, बहुत पुराना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो इसके इस्तेमाल के लिए कितनी ही बार सवालों में रही। और भी कई राज्यों में इसी तर्ज पर कार्रवाई होती रही। यह एक नया सिस्टम हो गया। अधिकतर ऐसा तब होता है जब अपराध या सांप्रदायिक तनाव से जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों को सजा देनी होती है। हालांकि हर बार इसके पीछे अवैध अतिक्रमण की वजह बताई जाती है, यानी कि आप सजा किसी को संदेश ये देना चाहते हैं कि आपने हिंसा की या आपने किसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में आपके ऊपर आरोप है, लेकिन कागजी कार्रवाई में वो हमेशा अवैध अतिक्रमण ही हो, संदेश भले ही कुछ भी जाए। मध्य प्रदेश के विदिशा का ये ताजा मामला लीजिए। सोमवार को यहां एक लड़की की आत्महत्या के बाद प्रशासन ने आरोपी आमिर के घर के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया। खास बात यह है कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मांग पर यह कार्रवाई कर दी।
परिवार ने लड़की का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और तभी हटे जाने पर, और ये उन्होंने कहा परिवार ने कि हम तभी हटेंगे जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी, और बुलडोजर से उसका घर गिराने का आश्वासन दिया। जो काम कोर्ट को करना है अगर इस तरीके से किया जाने लगा, फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? वहां कुछ और खोल दीजिए। मध्य प्रदेश के ही दो और मामले देखिए। पिछले साल 22 मार्च को मध्य प्रदेश के शहडोल में गैंग रेप के एक आरोपी के घर को अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर से उसको गिरा दिया। मध्य प्रदेश के ही खारगोन में सांप्रदायिक झड़प अगले दिन 12 अप्रैल 2022 को जिला प्रशासन ने 16 घरों और 29 दुकानों को गिरा दी। इनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। प्रशासन ने कहा कि उनका सांप्रदायिक झड़प में हाथ था। तो क्या यह अदालत तय करेगी या बुलडोजर में बैठा हुआ ड्राइवर तय करेगा? इसी साल मार्च में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के एक करीबी के घर को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से गिरा दिया गया। वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कहा उस समय कि इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। 11 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी कुछ प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चले। तब बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हिंसा हुई थी, तो उसके रिटेलिएशन में यह एक्शन हो गया। सहारनपुर में हिंसा के 2 आरोपियों मुजम्मिल और अब्दुल के घर पर तब बुलडोजर चले और उनके घरों के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया। अच्छा, ये बड़े अजब सा इत्तेफाक होता है, बार बार देखने को मिला है कि अधिकांश आरोपी जो हैं वो एक समुदाय विशेष के होते हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है, और कार्रवाई हमेशा अवैध अतिक्रमण को कह करके होती है, और सिर्फ वही घर जो हैं वो बुलडोजर से ध्वस्त होते हैं जिसमें कोई आरोपी किसी और मामले में जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आसपास के घर नहीं होते हैं, यानी कि एक वही घर है जो अवैध है, आसपास के घर अवैध नहीं। जुलाई 2020 में बिकरू कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर को भी इसी तरीके से तोड़ा गया था। विकास दुबे ने अपने घर की ओर आ रहे 8 पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी थी। बाद में विकास दुबे को जब गिरफ्तार कर कानपुर लाया जा रहा था तो उसने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की, जिसमें वो मारा गया। ऐसा पुलिस बताती है। बाद में इस मामले की जांच की। बुलडोजर के ऐसे इस्तेमाल पर नकेल कसने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने आज एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो राज्यों को बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ से दूर रहने का निर्देश दे। याचिका दाखिल करने वाले जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जिस तरह इस मामले का खुद नोटिस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं। मौलाना अरशद मदनी का दावा है कि नू में मुसलमानों के करीब 600 कच्चे पक्के मकान, दुकान बुलडोजर ढहा दिए गए हैं और प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कुछ नहीं दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। यहां हम एक बार फिर से दोहराते हैं, जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, हिंसा में शामिल हैं, जिनके हाथ में पत्थर, बम और असलहे हैं, आप उनको कानून के दायरे में रह करके गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ कानून की सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई कीजिए। लेकिन जनता को दिखाने के लिए अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए और पब्लिक ओपिनियन मैनेज करने के लिए बुलडोजर चला देना, क्या यह न्याय संगत है? क्योंकि अगर इस तरीके से किया तो क्या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपने असेसमेंट में, अपने विश्लेषण में सही है जब वो ये कहता है कि ऐसे लगता है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ किया जा रहा है, और एथनिक क्लिंजिंग यानी कि नस्लीय सफाया जैसा लगता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप भी जरूर सोचिए। आइए रुक करते हैं अगली खबर। बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें धुआं तो नहीं उठता, लेकिन वो लोगों के दिलो दिमाग को जीतने की कोशिश करता रहता है। मोबाइल फोन की आदत के इस दौर में यह युद्ध किसी व्यक्ति, किसी दल, किसी संस्था या किसी देश की छवि को लेकर चुपचाप तरीके से आपके मन में उतारता जाता है कि पता ही नहीं चलता कि लोगों के विचार किसी के पक्ष या किसी के विरोध में बदलने लगते हैं। यह युद्ध हमारे चारों ओर चल रहा है और कौन इसकी चपेट में आ गया या आ जाएगा, यह नहीं मालूम।
इसको माइंड गेम्स कहते हैं। मोबाइल के माध्यम से माइंड गेम्स, इंफॉर्मेशन के माध्यम से माइंड गेम्स, फेक न्यूज के माध्यम से माइंड गेम्स, प्रोपेगेंडा के माध्यम से माइंड गेम्स, ये सारी चीजें जो हैं वो राजनीति, प्रोपेगेंडा, अंधविश्वास, न्यूज, विरोध, कट्टरपन, फेक न्यूज, सब उसी में मिला हुआ। और ये सारी चीजें जो हैं वो घंटों आप इस पर बहस देखते हैं, घंटों आप इसके बारे में सोचते रहते हैं, सब आप न्यूज कंज्यूम करते रहते हैं। मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, गाली गलौच हो जाती है, घर में बच्चों के सामने लोग ये सब बातें करते हैं। अब आप सोचिए बच्चों पर इसका क्या दुष्प्रकोप पड़ेगा। इस मुद्दे पर यहां तक कि परिवारों और दोस्तों में भी अक्सर खटास आ जाती है। अपने अपने घरों में देखिए, ओपिनियन डिवाइडेड है, होना भी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन इतनी कट्टर। अब इसी संदर्भ में आपको खबर बताते हैं जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन से सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष के कई नेताओं पर हमलावर। आज राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेताओं को देशद्रोही बता दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुद्दा उठाया और उसे आगे बढ़ाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी चीनी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में विचार होना चाहिए। विपक्ष ने देशद्रोही शब्द पर तीखा ऐतराज जताया क्योंकि ट्रेटर बोला गया था पीयूष गोयल द्वारा। राज्यसभा से वॉकआउट किया और पीयूष गोयल से माफी की मांग की और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। सभापति ने कहा कि मैं देखता हूं, अगर कुछ असंसदीय होगा तो उसे हटाया जाएगा। बाद में पीयूष गोयल ने भी कहा है कि अगर उनके बयान में कुछ असंसदीय है तो उसे हटा दिया जाए। आइए सुनते हैं कि इस पर क्या क्या बयान है। भारत के भी जिन संस्थानों के ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड हुई थी, आज समाचार पत्रों में आया है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा उनके पास आर्थिक स्रोत आते थे, जिसके डिटेल और रिपोर्ट भी आए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी जिसके की विषय में यह बात आई है कि उसको अमेरिका से, यानी वहां पे वर्ड निकला है शंघाई से शिकागो होते हुए वो फंडिंग भारत के अंदर आ रही है। और मैं इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता एक नहीं अनेक बार उसी संस्था के बारे में, जिसके बारे में विदेशी फंडिंग की बात आई है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा की बात आई है, उसके बारे में अनेक बार बोल चुके हैं। एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में ये बातें बोली गई, उसके तुरंत उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया जैसे कांग्रेस पार्टी दुश्मनों से मिली हुई है। उसके बाद पीयूष जी खड़े हो गए और पीयूष जी ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया और कहा कि पूरा ऑपोजिशन मिला है, ये इंडिया का अलायंस मिला है, ये गद्दार हैं। मुझे सुन के भी शॉकिंग लगा। तो जितने लीडर तो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने डायरेक्ट अपने पीयूष जी के अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन की नोटिस दे दिया है टू द स्पीकर एंड एक्शन चाहते हैं, या तो वो माफी मांगे पूरे ऑपोजिशन से कि इस प्रकार की भद्दी लैंग्वेज जो कि कंप्लीटली अनपार्लियामेंट्री है शुड नॉट हैव बीन यूज्ड इन द पार्लियामेंट, जो उन्होंने किया है ये बहुत बड़ी गलती। अब इससे पहले कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से भारत के एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक पर निशाना साधा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों और चीन के साथ मिलकर देश को बांटने और निरंकुशता फैलाने की साजिश कर रही है। वैसे यह बताना भी जरूरी है कि इसी द न्यूयॉर्क टाइम्स की कई रिपोर्ट्स को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री पहले कई बार भारत विरोधी बताकर खारिज कर चुके हैं। आज इसमें छपी हुई रिपोर्ट के हिसाब से वो किसी और मीडिया को एंटी इंडिया बता रहे हैं। इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपता था उसमें कई बयान हैं नेताओं के जिसमें वो कहते हैं कि एंटी इंडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स। आज उसी की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है। पर पहले आपको ये पूरा मामला क्या है वो बता दें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप तो आपने देख लिया, मसला क्या है, मामला क्या है, आइए शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़े अभियान को अंजाम दे रहा है जिसमें अथाह पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका संपर्क भारत तक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस अभियान के केंद्र में एक अमेरिकी अरबपति है जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम।
जो धुर वामपंथी हितों से जुड़े समाजवादी दानदाता के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिकल बता, द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उसने सिंघम के ग्रुप द्वारा खर्च किए गए करोड़ों डॉलरों का इस्तेमाल देखा है और इन्हें चीन की सरकार के हित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइलिंग्स से पता चला है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज साइट को फाइनेंस किया, जो अपनी कवरेज में चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा से जुड़े मुद्दों का प्रसार करता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का राइटर है। अब इसी आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कल कांग्रेस पर निशाना साधा, उसे न्यूज क्लिक और चीन से जुड़ा हुआ बता दिया। प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया, और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। दरअसल जुलाई 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हवाला के सिलसिले में न्यूज क्लिक, जो कि एक वेबसाइट है और एक इंटरनेट पर न्यूज भी देती है और अक्सर उनकी न्यूज जो है वो सरकार की आलोचना करती है, इनके दफ्तर और उसके संपादक जो हैं उनके घरों पर छापे मारे। तब न्यूज क्लिक ने कहा था कि अगर सरकार और ईडी सच्चे हैं और कानून का पालन करते हैं तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। न्यूज क्लिक के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये उनका उस समय का बयान था। तब भी न्यूज क्लिक को मिलने वाली फंडिंग को लेकर सवाल उठे। आज एक बार फिर न्यूज क्लिक ने अपने ऊपर लगे हुए इन ताजे आरोप, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लगे हैं, उन पर बयान दिया। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्था ने बयान में कहा है कि बीते 12 घंटे में न्यूज क्लिक पर कई झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं, जो ऐसे मामलों से जुड़े हैं जो भारत में कोर्ट के सामने लंबित है। हम न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में नहीं उतरे। हमारे ऊपर कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद। न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र समाचार संस्थान है, ये उनका स्टेटमेंट है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूं, और ऐसे कोई भी आक्षेप कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस हैं या किसी और हित में काम करते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। हम भारतीय अदालतों में फिर अपनी आस्था जताते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमने भारतीय कानून के हिसाब से काम किया है और कर रहे हैं। ये उनका बयान है पूरा न्यूज क्लिक वालों का। उधर द न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात से यह पता चला है कि अभियान के तहत मैसेच्यूसेट्स में एक थिंक टैंक से लेकर दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल और भारत और ब्राजील में समाचार संगठनों के साथ सिंघम काफी करीबी से काम कर रहे हैं और चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए आर्थिक मदद देते हैं। वो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं, अमेरिकी सांसदों के सहयोगियों से मिलते हैं, अफ्रीका में राजनेताओं को परीक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं, लंदन में वैसे प्रदर्शन आयोजित करते हैं जैसे एक प्रदर्शन में हिंसा हुई। सिंघम से जुड़े ग्रुपों ने जो यूट्यूब वीडियो बनाए उन्हें करोड़ों लोगों ने देखा। अखबार के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी कई ग्रुप जो शुरू में निष्पक्ष लग रहे थे और अब बदल चुके हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल लगातार बताता है। इनमें अमेरिका का एक युद्ध विरोधी ग्रुप कोड पिंक है, जिसे सिंघम की पत्नी जोडी इवांस ने शुरू किया। यह शुरू में चीन के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड की आलोचना करता था, लेकिन अब चीन में मुस्लिम उइगर लोगों पर लगी पाबंदियों का समर्थन करता है। अखबार की तहकीकात ने ऐसी कई दानदाता और शेल कंपनियों के खातों
और उन द्वारा पैसों के इस्तेमाल की जांच की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिंघम ने कहा कि वो चीन सरकार के आदेश पर काम नहीं करते, लेकिन तहकीकात में पता चला, अखबार के तहकीकात में न्यूयॉर्क टाइम्स के, कि सिंघम और चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी के बीच अंतर दिखता ही नहीं। वो ऑफिस का स्पेस और उसका स्टाफ एक ऐसी कंपनी के साथ शेयर करते हैं जिसका लक्ष्य विदेशी लोगों को यह समझाना और सिखाना है कि चीन किस तरह दुनिया में आश्चर्यजनक काम कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिंघम और उनके साथी उस युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर है जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक वॉर बताती है, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें धुआं नहीं उठता। शी जिनपिंग के शासन में चीन अपने सरकारी मीडिया ऑपरेशंस का विस्तार कर रहा है। दूसरे देशों में संगठनों से जुड़ा और विदेशी प्रभावशाली लोगों को तैयार किया जा रहा है जिसका लक्ष्य चीन के प्रोपेगेंडा को निष्पक्ष कंटेंट यानी कि सामग्री के तौर पर दिखाना है। ये सब चीजें उसी न्यूयॉर्क टाइम्स के राइटअप में। वैसे खास बात है कि सरकार जिस द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर न्यूज क्लिक पर आरोप लगा रही है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, वही सरकार, और हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी यही आरोप लगाती है कि ये लेफ्ट लीनिंग है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये एंटी इंडिया है, ये भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करता है, ये टुकड़े टुकड़े विचारधारा को समर्थन करता है। तो ये सब आरोप द न्यूयॉर्क टाइम्स पर थे। आज वही आरोप द न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज क्लिक पर लगाए हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एक शब्द जो है वो गॉस्पेल ट्रूथ हो गया है, वो एकदम सच्चा हो गया है। उन्हीं सब लोगों के मुंह से ये बातें निकल रही हैं जो एक वक्त में न्यूयॉर्क टाइम्स के भी खिलाफ थे। बहरहाल राजनीतिक जंग जारी है और एक और मुद्दे पर राजनीतिक जंग चल रही है, और आइए आपको वो बता दें। सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ यह मामला है। दरअसल कल रात जब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस चल रही थी तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा। सेलेक्ट कमेटी मतलब आप इसको पास मत कीजिए, थोड़ा और विचार विमर्श के लिए किसी और कमेटी को दे दीजिए। कुछ जो सांसद हैं उन्हीं में से मिनी पार्लियामेंट आप समझ लीजिए कि उसी में से कुछ लोग वहां चले जाएं, उस पर बहस करें, उसको और अच्छा बना दें और फिर वापस ले आइए। राघव चड्ढा ने प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी में जो नाम दिए उन्हें जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा तो सदन में हंगामा हो गया। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि उनसे पूछे बिना ही उनका नाम दे दिया गया। इसे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का हनन बताया। इसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए क्योंकि कुछ सांसदों ने यह शिकायत की है कि उनकी मंजूरी के बिना उनका नाम एक सेलेक्ट कमेटी के लिए दे दिया गया है। आइए सुनते हैं अमित शाह ने कल क्या कहा। मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। अब एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा की तरफ से रखे गए मोशन में जिन 19 सांसदों का नाम दिया गया है उनमें 4 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक नियम 72(2) साफ तौर पर कहता है कि किसी सांसद को सेलेक्ट कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता अगर वो इसके लिए तैयार ना हो। प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी सांसद का नाम मोशन में शामिल करने से पहले उसकी रजामंदी ले। सूत्रों ने एनडीटीवी को यह बताया है कि संसद की विशेषाधिकार समिति जल्द ही इसकी जांच शुरू करेगी। अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आती है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। अब इस पूरे मसले पर तमाम सांसदों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। उनमें से एक थे सस्मित पात्रा जो कि सांसद हैं, संबित पात्रा नहीं,
सस्मित पात्रा, जो कि बीजू जनता दल के सांसद हैं। बीजू जनता दल वो पार्टी है जो कि दिल्ली सेवा बिल में सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को समर्थन कर रही है, हालांकि वो एनडीए का हिस्सा नहीं। देखिए, जब ऐसा ये रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा था, उस वक्त अचानक मैंने सुना कि मेरा नाम कॉल आउट हुआ, तो तुरंत मैंने चेयर को बोला, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, एंड अंडर रूल 72(2) मैंने स्पष्ट तरह से कहा कि आप जो है, मेरा नाम जो लाया गया है मेरे बिना संज्ञान के लिया गया है, एंड आई डोंट नो मेरा नाम कैसे आया है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप मैंने प्रोटेस्ट किया, और उस वक्त माननीय गृह मंत्री भी थे, उन्होंने भी कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज, और जाहिर सी बात है हाउस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उधर राघव चड्ढा जो कि सांसद हैं, वो एनडीटीवी से कह चुके हैं कि जो विशेषाधिकार समिति के सामने किसी भी सवाल, कोई भी सवाल आएगा, वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी की तर्ज पर राघव चड्ढा की सदस्यता भी खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो मोशन होता है, उस पे सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, उस पे कोई सिग्नेचर नहीं होते। किसी भी सांसद के हस्ताक्षर उस पे नहीं थे, ना असली ना नकली। संसद में ये झूठ बयान देना, चाहे वो गृह मंत्री ने दिया हो, चाहे वो संसदों ने दिया हो, कि राघव चड्ढा भाई ने झूठे फोर्ज सिग्नेचर किए हैं, ये अपने आप में गलत बयान है, झूठा बयान है, असत्य है। संसद में संसद की प्रणाली को लेके एक असत्य बात कहना अपने आप में विशेषाधिकार का मामला है। अब सवाल यह है कि ऐसे मामलों में होता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है ना कि ये जो पूरा मामला है, वो सब बुक खोल करके बैठेंगे, देखेंगे ये यहाँ मेरा ये हनन हो गया, वहाँ ये हनन हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रिविलेज का नोटिस, ये सब आम इंसान के लिए ना बड़ा डरा देने वाली बात होती है कि संसदीय प्रणाली में ऐसा क्या हो गया भाई कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो इस पर हमने ये सोचा कि जो एक्सपर्ट है उससे ये सवाल पूछे। तो संसदीय मामलों के जानकार और लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीटीडी आचार्य, उनसे हमने ये सवाल पूछ दिया, वो क्या समझते हैं इसमें, आइए उनकी बात सुनिए। ये देखिए ना, ऐसा है कि नॉर्मली एक बिल में जो सेलेक्ट कमेटी होती है, वो या बिल रेफर करने के लिए जो सेलेक्ट कमेटी बनती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मोशन आता है, और उसमें सारे जो हाउस के जो की डिफरेंट पार्टीज है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स को डाल देते हैं, उनका नाम डाल देते हैं, और मोशन एक्सेप्ट हो जाता है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि ये कमेटी बने, तो फिर मेंबरों का हक है मोशन मूव करना, तो मोशन मूव किया गया रेफरेंस के लिए, सेलेक्ट कमेटी के रेफरेंस के लिए, और नाम दिया गया था सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स का। तो उसमें अगर कोई ये समझता है कि मुझे उस पर रहने की जरूरत नहीं है, तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि इतना कोई हार्ड एंड इतना कोई ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक मामला नहीं है ये। तो मान लो किसी का कंसर्न ले लिया और बाद में वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी पर है। ये श्री राघव चड्ढा से पूछना चाहिए, वो आपने इन कंसेंट लिया है, नहीं लिया है, तो क्यों नहीं लिया है, रूल के अंदर वो जरूरी था, ये तो उनसे पूछना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर मान लो इन्होंने कोई कंसेंट लिया नहीं है, किसी का भी विलिंगनेस लिया नहीं है, तो उस हालत में फिर या तो चेयरमैन अपना डिस्प्लेजर जाहिर करें इनके, या फिर हाउस मोशन पास करके इनको सेंसर कर सकते हैं। सस्पेंशन उसमें सस्पेंशन नहीं है, उसमें सेंसर होता है, सेंसर हाउस मोशन के थ्रू सेंसर करते हैं, वो भी एक पनिशमेंट है एक तरह से, वो है। इसमें एक रूल का वायलेशन है, अगर कंसेंट लिया नहीं है तो वो रूल का वायलेशन, तो रूल का वायलेशन होने पर या तो चेयरमैन अपना डिस्प्लेजर जो है वो जाहिर कर सकते हैं, या फिर हाउस मोशन पास करके सेंसर कर सकते हैं ऐसे मेंबर को। सेंसर का मतलब है भर्सना, जो भी है उसका हिंदी में यही होता होगा। जो हाउस एक प्रस्ताव करते हैं कि हम दिस हाउस सेंसर्स यू फॉर दिस वायलेशन ऑफ दिस रूल, बस उसके खत्म हो जाता है उससे।
तो पीडीटी आचार्य जी हमको ये बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से था, अगर आपने कंसेंट नहीं लिया, यानी कि लोगों से ये नहीं पूछा कि हम आपका नाम डाल दें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो ऐसे में जब ये मामला सामने आता है तो फिर जो हेड होते हैं, जैसे इस केस में राज्यसभा के, तो वो ये बोल सकते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, आइंदा से ध्यान रखिएगा। या फिर पूरा हाउस मिल करके ये बोल सकता है कि आपने गलत काम किया, अब दोबारा मत कीजिएगा। इसके आगे पीडीटी आचार्य कहते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अब देखना ये है क्या हो। आगे बढ़ते हैं। टमाटर सरकार के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया है। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पुल, उससे बाहर जा चुका है। टमाटर लगातार 200 से 250 रुपए प्रति किलो के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, गोल 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 गोल। ये लाल जो है ये अब चला गया है और पूरा देश बोल रहा है लौट आओ लाल, लौट आओ, 30-40 रुपए किलो के हो जाओ। कहां 200-250 ऊंचाइयां छू रहे हो। ये वो ऑर्बिट लगा रहा है, 300 तक भी जा सकता है और नीचे आने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट के स्कूलों में एक पाठ पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं ऑर्बिट शिफ्ट, यानी कि लीक से हटकर कुछ काम करना और कुछ सोचना। टमाटर ऐसा लगता है जैसे हार्वर्ड या किसी और मैनेजमेंट स्कूल में चला गया है और उसने वो ऑर्बिट शिफ्ट कर लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाई छू रहा है। ये अगर कोई बड़ा हाई वैल्यू स्टॉक होता तो स्टॉक मार्केट में इसका डंका बज रहा होता। आज की डेट जनता नीचे उतरने को बोल रही है, लेकिन टमाटर सुन ही नहीं रहा है, गोल गोल घूमते चले जा रहा है। जब टमाटर के दाम बढ़ने शुरू हुए थे तो सरकार ने भरोसा दिलाया था कि चिंता मत कीजिए, बारिश ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से सप्लाई चेन में गड़बड़ हो गई, कुछ हफ्ते की बात है, अभी ठीक हो जाएगा। अब इस बात को 1.5 से 2 महीने हो गए। ये दाम तो कमा नहीं रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया है सरकार के। हमारी सरकार से एक ही फरियाद है, आपके इरादे पर शक नहीं है, लेकिन इस लाल को नीचे बुला लीजिए। इस बीच कृषि उत्पादों की मार्केटिंग करने वाली नेफेड ने सहकारी केंद्रों पर 70 रुपए किलो पर टमाटर बेचना शुरू किया है। लेकिन क्या है ना कि इतनी बड़ी समस्या, इतने बीच बीच में कहीं आपके ये आउटलेट जो कि 70 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसे आपूर्ति कैसे हो? एक ऐसा ही आउटलेट लगा बिल्कुल एकदम शहर के बीचों बीच, कृषि भवन के अंदर, यानी कि सरकारी बिल्डिंग के अंदर। और रवीश रंजन शुक्ला ने यह पाया, हमारे सहयोगी, कि वहां पर सरकार के, केंद्र सरकार के अपने ही काम कर रहे कर्मचारियों ने वहां पर लंबी लाइन लगा दी, क्योंकि बाहर टमाटर 250 रुपए 300 रुपए किलो मिलता, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, लौट आओ लाल, उनके मन में भी यही चल रहा होगा। तो वो कर्मचारी जो हैं वो एक लंबी लाइन लगा करके खड़े हो गए हैं, इस इंतजार में कि अभी फिलहाल ये सस्ता टमाटर ले लें और फिर एक उम्मीद जताएं अपनी ही सरकार से कि वो कोशिश करे कि लौट आए ये लाल। जिनके पास टोकन इधर आ जाइए मेरे भाई, हमारे सरकारी टमाटर खरीदने के लिए मंगलवार को कृषि भवन के अंदर लंबी कतार, घंटों का इंतजार, धक्का मुक्की और बहसबाजी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना यहाँ पे आपाधापी और थोड़ा सा हीटेड आर्गुमेंट भी हो रहा है, गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइन तोड़कर टमाटर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके वजह से आप देखिए तुरंत सिक्योरिटी गार्ड ने इनको हटाया यहाँ से। 12 बजे से टमाटर खरीदने के इंतजार में खड़े लोगों को 1 घंटा हो चुका था, लेकिन टमाटर का अब भी कहीं अता पता नहीं। फिर पता चला कि ये कतार टमाटर खरीदने से पहले टोकन लेने की है। 2.25 घंटे अभी पीछे मैं परसों लगा था यहाँ पे, 2.25 घंटे लगने के बाद भी मेरे को पर्ची नहीं मिली थी, उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी पर्ची। अच्छा, 2.25 घंटे लगने के बाद मैं यहाँ से बिना पर्ची के चला गया। आज कितने घंटे से लगे हुए हैं? आज मैं यहाँ पे 1 बजे से पहले लग गया था, 12 बजे लग गया था, 12 बजे लग गए थे। अच्छा। और अभी तक पर्ची नहीं मिली और समथिंग टाइम हो रहा भाई, अभी 1 बज गया, 1 घंटा पूरा हो गया मेरे को लगे हुए। लेकिन टोकन लेने के लिए इस कतार में सबसे पीछे खड़े लोग खासे मायूस और असमंजस में हैं। असमंजस की स्थिति में हैं जो इस कतार में सबसे पीछे लगे हुए हैं। तो भैया, नंबर आएगा टमाटर लेने का कि नहीं आएगा? लग तो रहा है नंबर आएगा, लेकिन टोकन लेने वाले लोग कह रहे हैं कि आखिरी टोकन। हाँ। ये सुन के बार बार ऐसा लग रहा है कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा।
और मेन चीज़ है कि लाइन में लोग अपने साथ साथ 4 बंदों को और लगने दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो टमाटर ने लाइन लगाने का भी अर्थशास्त्र गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल, स्थिति बड़ी विकराल हो चुकी है। तो टमाटर लेने की ये अभी फिलहाल अधूरी कहानी है। अभी केवल टमाटर लेने के लिए जो टोकन है उसको प्राप्त करने के लिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है। अभी 4 बजे हम फिर दोबारा उपस्थित होंगे कि टमाटर कैसे मिल रहा है, उसके लिए कितनी लंबी लाइन है, ये 4 बजे आपको दिखाएंगे। घंटों की मशक्कत के बाद कृषि मंत्रालय के कर्मचारियों को आखिरकार 70 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल ही गए। लेकिन देश के ज्यादातर इलाकों के लोगों को अब भी टमाटर 200 से 250 रुपए किलो में ही खरीदना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है कि 70 रुपए केजी मिल रहा है। मार्केट में 200 रुपए किलो टमाटर परसों हम खरीदे हैं। मार्केट में तो अभी आधे से भी कम रेट में, मार्केट में 200 रुपए, अभी 220 ऐसा मिल रहा है और यहाँ 70 रुपए ही केजी मिला है। लेकिन टमाटर ने लोगों के खाने का अर्थशास्त्र भी बिगाड़ा है। इसका पता क्रिसिल के आंकड़ों को देखकर चलता है। शाकाहारी थाली के दाम 28% तक बढ़े हैं। इसमें 22% योगदान महंगे टमाटर का है। जून में टमाटर 30 से 35 रुपए किलो था, वहीं अब ये 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये बात सही है कि वेजिटेरियन थाली महंगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो नॉन वेजिटेरियन थाली है, जैसे जो मुर्गी पालक किसान है, वो इस बात से दुखी है कि उसको उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक तरफ वेजिटेबल या वेजिटेरियन प्रोटीन महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जो खासकर मुर्गी पालक है या जो अंडे वाला किसान है उसको उसकी लागत भी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम या पॉलिसी की जरूरत है इस देश में। जानकारों का कहना है कि ज्यादा गर्मी और बारिश की वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में टमाटर की कम पैदावार की वजह से दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन टमाटर की नई फसल आने तक राहत मुश्किल लग रहा है। नई दिल्ली से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब जब आप और हम अपनी गाढ़ी कमाई से लोन और ईएमआई भरते हुए एक फ्लैट लेते हैं तो अमूमन दोस्तों और परिजनों को यह कहते हैं कि अब सिर पर अपनी खुद की छत होगी। लेकिन क्या हो अगर वही छत टुकड़े टुकड़े हमारे ही सर पर गिरने लगे? छत और दीवारों का यह हाल दरअसल आपके सपनों का आपके सामने चूर चूर होते जाना है। गुरुग्राम के चिंतल्स पैराडीसो का मामला आपने देखा ही था। अब चेन्नई की वेस्टमिंस्टर सोसाइटी का हाल क्या है, जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए। चेन्नई में 17 मंजिला रिहायशी इमारत, तकरीबन 300 परिवारों का आशियाना टुकड़ों में गिर रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने 2016 में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को इन घरों में लगाया, लेकिन महज 1 साल के बाद ही खंभों और बीमों में दरारें नजर आने लगीं। छतों से कंक्रीट टपकने लगा। यहाँ रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। हमें डर है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। हमारे बच्चे विदेशों में हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर उनको ज्यादा फिक्र है। एक रिटायर्ड LIC एजेंट कुमार ने अपार्टमेंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। वो चिंतित हैं। रसोई और डाइनिंग हॉल की छत की हालत उनको परेशान कर रही है। बहुत चिंता है। हर दिन छत नीचे आ रही है। हम डर के साए में सोते हैं। यहाँ रहने वाले लोग निर्माण के स्तर पर सवाल उठा रहे हैं। खारा पानी लोहे को नुकसान पहुँचा रहा है। उनका आरोप है कि बिल्डर ने बिना अनुभव वाले लोगों से काम करवाया, इसलिए मरम्मत के काम पर उनको कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। बिल्डर को जवाब देना चाहिए। हम 7 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जल्द ही अंत होना चाहिए। पहले देखा जाएगा कि इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं। अगर हाँ, तो हमारी निगरानी में इसे रिपेयर किया जाएगा।
चेन्नई के अफसरों ने अब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी है ताकि ये निश्चित हो सके कि ये इमारत लोगों के रहने के लिए सुरक्षित है। लोगों के हित में ये होगा कि पूरी तरह से जांच हो, क्या ढांचे से जुड़ा कोई मुद्दा है और क्या उसे सुधारा जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हमको रिपोर्ट लेनी होगी। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।